वो कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी का जीता जागता एग्जाम्पल आज है हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी, जिन्होंने क्वालिफाई किया है एनटीपीसी का लेवल 5 और बहुत ही मेहनत के साथ। तो आज उनसे जानेंगे क्या थी उनकी रणनीति, किस तरह की उन्होंने तैयारी और आप उससे क्या सीख ले सकते हैं अपनी मदद के लिए। तो प्रदीप जी की तरफ चलते हैं और एक एक करके प्रश्न प्रदीप जी हम पूछेंगे आपसे और अब उनका जवाब दीजिएगा बच्चों को। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और आपसे मिलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है। तो सर मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 10th-12th लखनऊ में ही किया है और ग्रेजुएशन में बीटेक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ट्रेड है। मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। तो प्रदीप जी, जैसे आपने 10th और 12th किया तो ये सीबीएसई बोर्ड से था, यूपी बोर्ड से था, किससे था? यूपी बोर्ड से था, हिंदी मीडियम से था। हिंदी मीडियम से था। तो मतलब जो लोग बच्चे कहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो एग्जाम कम क्वालिफाई कर पाते हैं, तो इस चीज़ को तो हम बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं फिर? ऐसा नहीं है, तो बस किसी भी मीडियम के हो, आपको बहुत मेहनत ही करने की ज़रूरत है। जितना आप मेहनत करोगे, अच्छे से लगे रहोगे, सब कुछ पॉसिबल है। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सभी को मेहनत ही करनी पड़ती है। बिल्कुल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की हो, आईसीएसई हो या यूपी हो या अदर कोई बोर्ड हो। फ़र्क पड़ता है आपने कितनी मेहनत की है और कितनी लगन से उस चीज़ के लिए, मतलब उसको कहते हैं ना, शिद्दत से पाने की कोशिश की है। तो दूसरी क्वेश्चन की हम आपकी तरफ चलते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब पूरा हुआ था? ग्रेजुएशन सर मेरा 14 में हुआ है, 2014 में। 2014 में। तो इस बीच तैयारी लगातार जारी रही, बीच में जॉब भी की प्राइवेट, या किस तरह से आप चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे? 14 के बाद सर मेरा जो ग्रेजुएशन है बायोटेक्नोलॉजी ट्रेड से है, तो उस समय इस फील्ड में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था दूसरे कंपैरिजन में। तो कोर फील्ड में तो जॉब नहीं लगी, तो मैंने दूसरे फील्ड रियल एस्टेट में शुरू में काम किया। उसके बाद दिल्ली में जॉब की थी, वो भी मेरे फील्ड का नहीं था। फिर दिल्ली में जॉब की कुछ टाइम, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने बिज़नेस का अपना सोचा कि लाइए कुछ बिज़नेस करते हैं। जॉब वगैरह में लगा कि सैलरी का मैं ऐसे सोचा, तो चलिए बिज़नेस करके देखते हैं, उसमें क्या पता कुछ अच्छा कर पाएँ। तो बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस भी साल 1.5 साल किया, लेकिन उसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस जब आए तो वहाँ पे बंद करने का फ़ैसला लिया कि चलो बंद कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त अब क्या किया जाए कि अब तो जॉब भी कर ली, जॉब भी कंटिन्यू नहीं की कि लगातार करते रहे, जॉब पे भी दिक्कत हुई तो छोड़ दी, बिज़नेस में जब चैलेंजेस आए तो छोड़ दिया। अब क्या करें? तो उसी वक्त मेरे एक फ्रेंड है, वो उस समय जूनियर असिस्टेंट लगा था, मेरे एरिया का है, यूपी SSSC जो जूनियर असिस्टेंट। हाँ ठीक है। तो उसी की वहाँ पे आई, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, जो ये तो मेरा दोस्त है, मैं जानता भी उसे कि पढ़ने में कैसा है, तो क्यों ना मैं भी करूँ इस चीज़ में, देख के करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का पता ही है, समाज में काफ़ी इज्जत होती है, काफ़ी सम्मान होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्यों ना ये चीज़ ट्राई करी जाए। तो उस फेज़ से मेरा गवर्नमेंट जॉब में मैं प्रिपरेशन में 2019 की बात है, 2019 में जनवरी में मैं इस फेज़ में आया। मतलब 2014 से 2019 तक आप प्रिपरेशन की फील्ड में नहीं थे? 2019 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कह सकते हैं कि तभी एनटीपीसी का फॉर्म आया था। मार्च 2019 में फॉर्म आया था। अच्छा, तो फिर आपके लिए मार्च 2019 में आपने फॉर्म भरा, फरवरी मार्च में, उसके बाद 2023 में जाके आप फाइनल हुई हैं चीज़ें कि अब आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो ये जो 4 साल का सफ़र था, और इस 4 साल में सबसे महत्वपूर्ण जो लॉकडाउन था वो आपके लिए कैसा रहा? सर वो तो बहुत ही, समझिए कि बहुत ही सबके लिए ख़राब पल था वो लॉकडाउन का। और उसे तो हम लोग के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, जब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लॉकडाउन का कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, ना कोई डेट्स आ रही थी, लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था। उस पीरियड में बहुत ही डिमोटिवेट हुए। लेकिन अब किससे कह सकते हैं, सारा अगर टाइम यूट्यूब पे भी होते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं। किन से मिलते हैं? टीचरों से ही मिलते हैं। तो आप जैसे टीचर सर, आपकी भी काफ़ी बातें याद है उस पीरियड में, रीजनिंग की क्लास आपकी देखते थे तो आपकी बातों से काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि ठीक है, कठिन समय चल रहा है, निकल जाएगा। तो इसी सब में सर आप लोग का भी ठीक ठाक योगदान रहा कि बच्चों को मोटिवेट करते रहे। तो ये है। उस वक्त सर 19 के टाइम में आपको पता हो इलेक्शन का समय था। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी आई हुई थी। बिल्कुल। तो फॉर्म तो मैंने बहुत भरे थे, यूपी SSSC के भी थे, जूनियर असिस्टेंट का जो आया था 19 वाला वो भी भरा था मैंने, और भी अन्य एग्ज़ाम थे। जब आपने 2019 में
प्रिपरेशन स्टार्ट की 5 साल के गैप के बाद, तो आप मतलब स्टार्टिंग में कितना टाइम दे पाते थे पढ़ाई के लिए? कि मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि लॉन्ग सिटिंग मतलब बैठना थोड़ा मुश्किल होता है जब आप पढ़ाई छोड़ चुके होते हो। तो जब आपने 2019 में दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की तो आप कितना समय दे पाते थे? 19 में सर ऐसा था कि जब 5 साल के गैप के बाद मैं पढ़ाई में आया था, तो ऊपर से मैं मैथ बैकग्राउंड का भी नहीं था, तो मुझे शुरुआत में मैथ से भी डर लगता था। ये कहूँगा नहीं कहना, लेकिन मैथ से बच्चे डरते हैं, मुझे भी लगता था। और इतने साल के आने के बाद वो रिदम भी नहीं रहता था पढ़ाई का, तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो आई। लेकिन ये था कि मेहनत मैंने शुरुआत से ही बहुत की है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाता था, पूरा सुबह से शाम तक अपना सब्जेक्ट डिवाइड कर लिए थे। और कोचिंग तो मैंने 2020 में की है और आधी ही ख़त्म हुई थी। यानी आप कह सकते हैं मैंने सब कुछ मैक्सिमम 90% अगर मैंने अपनी तैयारी की है तो या तो ऑनलाइन सोर्स से या सेल्फ स्टडी की है। तो ऑनलाइन की मदद बहुत था। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वही चीज़ है कि मेहनत अगर आप करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 4 साल बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हो या 5 साल बाद। अगर आप में वो जज्बा है, वो कर गुजरने का जज्बा है, तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो, जैसे कि प्रदीप जी ने एनटीपीसी हासिल करके आपको दिखाया भी है। और प्रदीप जी मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैथ्स आपका वीक था, मैथ्स जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है यार, तो आपने उस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? मतलब आप 30 नंबर, क्योंकि एनटीपीसी में मैथ्स एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है, तो आप कैसे उसको कर पाए? सर मैथ्स का तो जब मैं शुरुआती फेज़ में था तो मेरे फ्रेंड से ही मैं गाइडेंस लिया करता था, मेरे फ्रेंड से। तो किरण बुक उसने रिकमेंड की थी, तो किरण बुक से प्रैक्टिस करता था, मॉक टेस्ट लगाता था। बाकी ऑनलाइन में एक सर भी हैं भूते सर, उनसे पढ़ा है। रीजनिंग में सर आपकी बहुत सारी क्लास ली है मैंने। सिटिंग अरेंजमेंट और क्लॉक वाले और नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये सारे बहुत टिपिकल सब टॉपिक हुआ करते थे, तो इनको सब आपसे पढ़ा है। अरे जहाँ तक करंट अफेयर की बात होती थी तो सर की वीडियो देख लिया था, विवेक सर के करंट अफेयर की जो मैराथन होती है 12 घंटे की, देख लो, बहुत हो जाता है उससे। मंथली वीडियोस होते थे वो देख लेता था, तो इस तरह से चलता था। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें सुबह में पढ़ना चाहिए, हमें रात में पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए, तो मतलब आपका क्या वो था शेड्यूल कि आप सुबह में पढ़ते थे, शाम के समय या दोपहर के समय, या बस उस टाइम जब तैयारी शुरू की तो बस अब पढ़ना ही है, अब कुछ और नहीं देखना? सर ये है कि ये अपने ऊपर भी होता है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। मेरा तो एक शेड्यूल भी था कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, और सुबह उठने के लिए अलार्म लगा लेता था। अलार्म भी ऐसा लगता था कि बंद करना मेरे लिए मुश्किल है जब तक मैं स्विच ऑफ ना कर दूँ। उस अलार्म में एक आता है कि सर उसमें मैथ की कुछ क्वेश्चंस होते, 10 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करोगे तभी वो बंद ही होगा अलार्म, नहीं तो बंद नहीं होगा। ऐसा मैं, क्योंकि पता है ह्यूमन नेचर है, सुबह उठेगा, ठंड का मौसम चल रहा है तो वैसे भी उठने का मन नहीं करता है सुबह। तो इस तरह का मैं अपने आप को रखता था कि चीज़ें कि जानबूझ के मैं भी आलस ना कर पाऊँ। तो सुबह उठ करके आप पढ़ते थे? सुबह उठ के पढ़ता था, टाइम टेबल था प्रॉपर, और रात तक टाइम से लेटना, टाइम से उठना, ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, जैसे 2019 से आप तैयारी शुरू कर चुके थे, 2020 जो है वो पूरा बीत चुका था, और जब एक एग्ज़ाम की डेट आई थी टीयर 1 की हम बात करें, CBT 1 की, तो आपका पेपर जो है वो 19 दिसंबर या ऐसे ही शुरू होना था। तो तब आपको कैसा लगा था कि मतलब 1 महीने पहले जब वो डेट आई कि हम किस तरह से अपनी तैयारी की रणनीति को बदलें? कि क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि बच्चों को लास्ट का जो एक मंथ होता है उसमें अपने आप को किस तरह से चेंज करना चाहिए? लास्ट के मंथ में आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। करंट अफेयर में आप अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो वो रिवाइज कर लीजिए। मैं तो वीडियोस देखता था, मंथली वीडियोस, उनको 1.5 2x में सर के जो मैराथन वाली वीडियो देते उनको देख लेता था। तो लास्ट टाइम मैं ये करता था, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजनिंग मैथ उससे ही आपकी अच्छी हो जाएगी। और जीके के लिए तो सभी को पता है, ल्यूसेंट सब लोग पढ़ते हैं, तो मैंने भी पढ़ा उससे। ल्यूसेंट लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ कीजिए। मैंने थोड़ा सा ल्यूसेंट के अलावा NCERTs भी पढ़ी हैं, थोड़ा डीप और जाने के लिए कि ल्यूसेंट क्या फैक्ट्स होते हैं जल्दी में हम भूल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते थे, विवेक सर की क्लास आप देखते थे, तो आप नोट्स बनाते होगे? हाँ। या आप जो नोट्स बनाते थे तो उन नोट्स का फ़ायदा एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में आपको कैसे मिला? जैसे सर क्या है, सूचकांक जैसे क्वेश्चन होते थे रैंक वाले, तो ये रैंक वाले क्या है कि ये इनकी रैंक वगैरह मैं अपनी कॉपी में लिख लेता था। रैंक हो गए, पुरस्कार हो गए, सम्मान हो गए, इन सब चीज़ों को एक नोटबुक पर रखता था, इन सब को लास्ट मोमेंट में रिवाइज करता था। कुछ चीज़ें ट्रिक भी बना लेता था
तो नोट्स भी बनाने चाहिए कुछ अपने रिवीजन के लिए बीच बीच में, तो ये सब भी किया है। और 19 में सर जैसे क्या है कि फॉर्म तो मैंने भरे थे काफ़ी, तो होता ही है कि सर अगर आप मेहनत कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव होता ही रहता है किसी एग्ज़ाम में। तो मेरा एक यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके क्लर्क के एग्ज़ाम में उसका टाइपिंग और रिटर्न निकला था, मेरा शुरुआत में ही निकल गया था। तो उससे मोटिवेशन आया था कि ठीक है कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर जूनियर असिस्टेंट का भी है 19 वाला, उसमें भी मैंने रिटर्न और टाइपिंग पास हुआ था, लेकिन फाइनल उसमें नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप करते रहोगे किसी ना किसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव होता रहेगा, और यही चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। मतलब बीच बीच में ऐसा डिमोटिवेशन का फेस आता है ना कि कोई एग्ज़ाम नहीं है या फिर कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है, अभी आगे क्या करना है, छोड़ दे क्या तैयारी। तो उसी समय होगा कि आपने अभी 1 साल 1.5 साल में तैयारी की होगी, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ, उसी का कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो यही मेरे साथ हुआ। इतना फेस जब मैं बिता पाया उसका रीज़न यही था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में प्री या कुछ ना कुछ क्लियर हो ही जाता था। अच्छा, जैसे आपने मॉक टेस्ट की बात कही, तो मॉक टेस्ट का किस तरह से आप एनालिसिस करते थे कि मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया जो कि सब मतलब पूरा एक आपने 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दिया, तो क्या उस मॉक टेस्ट को आप बाद में एनालाइज भी करते थे कि इसमें मेरी कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मॉक टेस्ट करते समय मैथ्स में भी आप उन टॉपिक को देखें किसमें आपकी बार बार रिपीटेड गलतियाँ हो रही हैं, किन टॉपिक में आप वीक जा रहे हो, कहाँ किन क्वेश्चन को आप रॉन्ग कर रहे हो। तो जिन क्वेश्चन को आप रॉन्ग कर रहे हो उन टॉपिक को लिख लो, उनके वीडियोस देख लो, या अपने नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको रिवाइज करो, उन पर दोबारा प्रैक्टिस करो। और ये भी देखते रहिए कि किन टॉपिक को आपका मजबूत है, जिनमें गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, जीके में जिन क्वेश्चन में करंट अफेयर के हों या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो, तो उनको भी लिख लीजिए जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो उसी से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप जस्ट मॉक टेस्ट देते रहोगे और उसकी एनालिसिस नहीं करोगे, कुछ नहीं देखोगे कहाँ गलतियाँ हुई, इन क्वेश्चन में क्या था, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा नहीं। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, फिर उसको इम्प्रूव करिए। बिल्कुल, तो मतलब वही है, मैं भी क्लास में भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है, उस टॉपिक को देखिए कि वो गलत हो किस वजह से रहा है। उसके गलत होने की कई सारी वजह हो सकती है। हो सकता है वो टॉपिक आपने पढ़ा ही ना हो सकता है उस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है अभी आपके वीक हो, या हो सकता है आपने उस टॉपिक की प्रैक्टिस ना की हो। तो मॉक टेस्ट से ये सारा एनालाइज हो पाता है कि आप कहाँ कमी है, मतलब कहाँ गलती कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों द्वारा पूछा जाता है कि जैसे आपने 5 साल जो है वो प्राइवेट जॉब या अपना बिजनेस में बिताए, तो घर वालों के ताने आवश्यक मिले होंगे। बहुत सर मतलब है ना, घर वाले यही कहते थे, भाई जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के आ गया, बिजनेस कर रहा था, वो छोड़ दी, मतलब अब फिर इसमें प्रिपरेशन में लग गए हो, 1 साल 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो तैयारी। ऐसे घर वाले कहते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये होता है कि आस पड़ोस के लोग भी घर वालों को कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा क्या कह रहा है, तो उनको ही लगता है कि हमारे बच्चे को मतलब कुछ और चीज़ों में लगाया जाए अगर उसको यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है। घर वाले भी उतना नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो आपकी जगह नहीं होते, उतना आप पेरेंट्स को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होता है, क्या डेट हो रही है, हमारा तैयारी का लेवल क्या होता है। तो थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा दिलासा देनी पड़ती है, पॉजिटिव रहना पड़ता है। और ये सब फेस हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, कभी कभी ज़्यादा रूठ भी जाते हैं, कभी कभी बोलेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और तैयारी करते रहना है। जो कुछ लोग होते हैं जो इस फेस में टूट जाते हैं, जैसे मेरे भी कभी कभी मन आया कि चलिए दोबारा से जॉब कर लेते हैं, प्राइवेट दिल्ली में करता था, चलिए वहीं कर लेते हैं, दोबारा निकल के यहाँ पे लग रहा है कुछ हो नहीं पाएगा, पता नहीं कब होगा। लेकिन मैंने बार बार अपना हाथ खींच लिया, मैं कभी टूटा नहीं। बस इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी सफलता का जो रीज़न है वो परसिवरेंस है। कितनी भी दिक्कतें आई, मैं कंसिस्टेंटली लगा रहा, पढ़ाई तैयारी करता रहा, छोड़ा नहीं। मौके आते थे, बीच में ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि छोड़ दो, लेकिन नहीं, पीछे हाथ खींच ही लेता था कि नहीं, लग जाते हैं, हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना, सेल्फ मोटिवेटेड। क्योंकि जब तक आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तब तक दूसरे जो है आपको गिराने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। और कई बार क्या होता है, जो घर वाले हैं ना, वो ना चाह करके भी ऐसी कुछ बातें भूल जाते हैं। उनका दिल नहीं कहता कि वो ऐसी बातें बोले, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें भूल जाते हैं कि हम अपनी राह से भटक जाते हैं। तो हमें वो राह पर चलते रहना है। कई बार घर वाले बोलेंगे, आपसे भी सर कई बार बोला होगा, लेकिन जब लास्ट रिजल्ट आता है ना, तो यार वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो मतलब वो सब खुश हो जाते हैं। वो एक अभी तो बहुत खुश हैं, हमारे घर में भी बहुत लोग खुश हैं, मेरे फ्रेंड जो हैं वो सब खुश हैं।
तो पापा को भी बहुत खुशी है, लोगों को सबको बता रहे। एक क्वेश्चन मेरा और है कि इस बीच में जैसे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, कुछ के फ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होती है, फ्रेंड्स और मतलब गर्ल में भी फ्रेंड्स होती है, तो पढ़ाई के बीच में आपका सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया फैमिली के अलावा वो किसने किया? दोस्तों ने या मतलब टीचर्स ने, या आप सिर्फ अकेले बैठ के पढ़ते थे? वैसे प्रिपरेशन तो मैंने अपने घर में ही की है, अकेले ही मोस्टली टाइम में। लेकिन जो मेरे फ्रेंड है, जो मैंने बताया कि जो सिलेक्टेड था, उससे मैं राय लिया करता था और वो काफ़ी मदद करता था और काफ़ी मेरे को मोटिवेट भी करता था, समझाता था कि ठीक है, चिंता मत कर, हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों का जो सपोर्ट है वो भी रहा, घर वालों का भी। अच्छा, मैं चाहूँगा अपना उस दोस्त का नाम बता दीजिए, ऐसी कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप उस दोस्त का नाम खुल के बताइए कि मतलब इसने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गौरव सिंह पटेल नाम है। अच्छा, तो गौरव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब प्रदीप जी को वो मोटिवेटेड रखा कि भाई तैयारी करता रहे, पेपर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा एक ना एक दिन। और सर इस पे एक क्वेश्चन और है मेरा, चलते चलते हम एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल ने आपकी जो है वो मदद की? एग्जाम्पल में सर बताया मैंने कि रीजनिंग में आपकी बहुत क्लासेस देखी है मैंने, रीजनिंग में आपसे पढ़ा है मैंने, और विवेक सर की करंट अफेयर की क्लासेस देखी हैं। इसके अलावा सर मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अभी लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया है और स्टेट के एग्ज़ाम मैंने यूपी स्टेट के काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, जूनियर असिस्टेंट का ही दिया है। तो उसमें हिंदी मैंने विवेक सर से पढ़ी है, हिंदी में टॉपिक होते हैं ये संधि वगैरह थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो इन सब की क्लासेस ली है, विवेक सर ठीक पढ़ाते हैं। और बात करें तो सर इससे ज़्यादा मदद तो यूपी स्टेट के आपको एग्ज़ाम में पता है कि जल्दी रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते नहीं है, निकलवाने पड़ते हैं। तो वो आंदोलन आपके साथ जो आप लोग करते थे, इतना सपोर्ट कि डेट निकलवाना, एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलवाना, उसके लिए तो जो आपका सपोर्ट रहा है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और रेलवे में भी जो आपका सपोर्ट रहा है, कितनी सारी, तो प्री का भी रिज़ल्ट हो या मेंस का भी डेट्स आनी हो, उनके लिए जो आप लोग का सहयोग रहा, हमारी बात रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए जो आप लोग सपोर्ट करते थे, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा आपका। एक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती थी तो एग्जाम्पल ऐसा था चैनल जिसके पे भरोसा कर सकते थे, क्योंकि 19 के टाइम में इतने चैनल हुआ नहीं करते। बिल्कुल। तो आप जैसे चैनल पे कि हम जाते थे, चलो ठीक है, कोई अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पर देखते हैं, ऑथेंटिक मिलेगी, विवेक सर हैं, सिलेक्टेड हैं, तो भरोसा भी रहता था यहाँ पे चीज़ें सब ठीक होंगी। तो एक प्रश्न और आ रहा है कि जैसे 2014 से 2019 तक आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो इस बीच में घर वालों ने शादी के लिए भी कहा होगा, क्योंकि मेंटालिटी होती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अब शादी कराई जाए, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर पाते थे? जस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो नहीं था कि इतना, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे तब वही जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। उस समय बीच बीच में बोलते थे, लेकिन क्या है कि मुझे पता था कि अभी भटकना, अभी इनमें लग जाना, परिवार की जिम्मेदारी पे आ जाना, फिर मुश्किल है कि तैयारी हो पाए। तो ये चीज़ के लिए बहुत पहले से ही क्लियर था कॉन्सेप्ट मेरा कि अगर इस तरह से मैं इन चीज़ों में पढ़ता हूँ, अगर परिवार की जिम्मेदारी आती है तो मुश्किल है कि तैयारी हो पाई। तो मैं कहता रहा कि अभी नहीं, बाद में हो करेंगे। अब रिश्ता वगैरह अब हो गया है पक्का या देख रहे हैं अभी? क्योंकि अब तो भाई फाइनल है ना, ज्वाइनिंग आ गई है अब तो। अब सर होगा अभी चीज़ें। चलिए, तो फिर बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी आपसे बात करके, और भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्जाम्पल परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकालिए और इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं इनको गाइड करते रहिए, आते रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू सर, आप लोग का भी सपोर्ट मुझे अच्छा लगा, आप लोग से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू।